Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 Australia लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को भी डिस्कस करेंगे और फिजिकल फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो भाई ये रहा हमारा अर्थ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है, ये वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है, पहले वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब किस लैटिट्यूड से ऑस्ट्रेलिया शुरू होकर किस लैटिट्यूड पे खत्म होता है। फिर हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया लॉन्गिट्यूड वाइज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और जब हम लोग एक बार लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट समझ जाएंगे प्रॉपरली, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स को। फिजिकल फीचर्स में क्या आता है बच्चा, प्लेन्स, ऑस्ट्रेलिया में प्लेन्स हैं कि नहीं है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्लेट्यूज, फिर प्लेट्यूज देखने के बाद हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन है कि नहीं है। फिर देखो फिजिकल फीचर में प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स आते हैं, माउंटेन्स आता है और रिवर्स आती हैं। तो ये सब कुछ हम लोग किस हेडिंग में देखेंगे, फिजिकल फीचर्स में। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट विल डिस्कस गेट सेट सेक्शन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गेट सेट सेक्शन को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है गेट सेट सेक्शन में। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से एटलीस्ट 2 रेडी होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली आप लोग रीड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया एट अ गैलेंस, एक नज़र में पूरे ऑस्ट्रेलिया को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया क्या है ऑस्ट्रेलिया का, 76,86,850। ठीक है, ये रहा एरिया। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कैनबरा। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो हाईएस्ट पॉइंट है मीन सी लेवल के ऊपर होता है हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट है 2234 माउंट कुजियोस्कू। और लोएस्ट पॉइंट जो मीन सी लेवल के नीचे होता है वो है लेक एड, जो है 15 मीटर नीचे, कहाँ से, मीन सी लेवल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज मोरे। लार्जेस्ट लेक, लेक एड। लार्जेस्ट डेजर्ट, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, बात फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर मोरे, लार्जेस्ट लेक एयर, लार्जेस्ट डेजर्ट ग्रेट विक्टोरिया। अब इंडिजिनस पॉपुलेशन किसकी है वहां पर बच्चा, एबॉरिजिन्स, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। एबॉरिजिन्स हैं, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं। कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एंड एबॉरिजिनल। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कौन सी करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है बात। ऑस्ट्रेलिया बेटा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और 6th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में। 7 कॉन्टिनेंट है, वैसे तो है 8, पर जो 8th कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है जीलैंडिया, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है, अंडर वाटर। तो अभी करंटली हम बोल सकते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट है, 7। डियर स्टूडेंट, डू रिमेंबर 8th कॉन्टिनेंट जिसे हम जीलैंडिया बोलते हैं वो भी मिल गया है, पर वो पानी के अंदर है, इसीलिए अभी हम क्या बोलते हैं, करेंटली वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। आउट ऑफ दैट 7 कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और 6th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अगर कंट्रीज की बात करें तो 6th लार्जेस्ट कंट्री, और हम इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया के पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट है रशिया, फर्स्ट रशिया, 6th ऑस्ट्रेलिया और 7th हम इंडिया, और 7th के बाद 8th कौन है, अर्जेंटीना। तो हमारे पहले ऑस्ट्रेलिया, हमारे बाद अर्जेंटीना। ठीक है, 6th लार्जेस्ट कंट्री और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जो रियल नेम है ऑस्ट्रेलिया का वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बात। अब ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आया है, तो बच्चा ये जो नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसे प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। ठीक है, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, तो हम शायद ही पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नाम है वो शायद कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अगर आप लोगों ने 5th में एसएसटी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने डायग्राम्स देखे होंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के। ठीक है, एंड अरोरा बोरेलिस के, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा
बोरेलिस, चलो ठीक है, छोड़ दो उसको अगर नहीं पढ़ा है तो। लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस जिसका मीनिंग होता है सदर्न। लैटिन एक लैंग्वेज थी, लैटिन, जिसे आज हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। सिर्फ ये मेडिकल साइंस में यूज होती है। लैटिन लैंग्वेज आज डेड लैंग्वेज है, इसके स्पीकर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मेडिकल साइंस पूरा लैटिन में ही है। तो जो ऑस्ट्रेलिस है वो एक लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया वर्ड, वो भी शायद प्रोबेबली लिखा हुआ है। और इस ऑस्ट्रेलिस वर्ड का मीनिंग होता है सदर्न। अलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी न्यूजीलैंड को भी मिला लें, दूसरे छोटे छोटे नेबरिंग आइलैंड्स को भी मिला लें, तो टोटल मिला के इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक, कोई बात? ऑस्ट्रेलिया तो है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के छोटे 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 आइलैंड्स को हम मिला लें, न्यूजीलैंड को हम मिला लें, तो क्या बन जाता है? ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है बेटा। जो ऑस्ट्रेलिया है वो एशिया के साउथ ईस्ट साइड में है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड बनाऊं तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अटलांटिक ओशन, यूरोप, यहाँ मिलेगा अफ्रीका, यहाँ मिलेगा एशिया। तो एशिया के साउथ ईस्ट में, एक तो साउथ में यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गया साउथ में, और ईस्ट में है, मतलब एशिया के ईस्ट में है, और साउथ में, ये रहा साउथ और ईस्ट। चलो, तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में, ईस्ट में है एशिया के, और इंडियन ओशन इसके वेस्ट में है। इंडियन ओशन इसके वेस्ट में है, और ईस्ट में होगा पैसिफिक ओशन। हम वर्ल्ड मैप देखते हैं बेटा, फिर से देखो, यहाँ नॉर्थ अमेरिका होता है, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अटलांटिक ओशन, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका, और यहाँ पर इतना बड़ा सा एशिया। यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ इंडिया के नीचे क्या होगा बेटा? इंडियन ओशन। तो इसके वेस्ट साइड में क्या हो गया? किसी भी चीज़ का ये वेस्ट होगा ना, तो वेस्ट में है इंडियन ओशन, ईस्ट में है पैसिफिक ओशन। ठीक, कोई बात? चलो, फिर आराफुरा सी है नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या मिलेगी? आराफुरा सी। यहाँ पर मिल रहा है इंडियन ओशन, यहाँ पर मिल रहा है पैसिफिक ओशन, ऊपर मिल रही है आराफुरा सी, ठीक है। टॉरस स्ट्रेट मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या मिल रहा है बच्चा? टॉरस स्ट्रेट। जो टॉरस स्ट्रेट कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, जो सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी से। इंडियन ओशन इन द साउथ सेपरेट्स फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट फ्रॉम अंटार्कटिका, और जो इंडियन ओशन है वो इसको सेपरेट करता है किससे? अंटार्कटिका से। तस्मान सी साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में क्या मिलेगी? तस्मान सी, जो इसे किससे सेपरेट करेगी? न्यूजीलैंड से। ठीक, कोई बात? अब देखो बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर हमने बोला है कि वेस्ट में इंडियन ओशन है, तो ये इस तरीके से रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इंडियन ओशन, ठीक है। तो साउथ में भी इंडियन ओशन और वेस्ट में भी इंडियन ओशन। देखो ये लिखा था, इंडियन ओशन इन द साउथ सेपरेट्स दिस फ्रॉम एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये ओशन यहाँ से जो स्टार्ट हो गई पूरा यहाँ तक है। चलो एक बार देखते हैं मैप में। ये रहा इंडियन ओशन, जैसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि इंडियन ओशन यहाँ पर भी है और इंडियन ओशन यहाँ पर भी है। ये रही तस्मान सी, ये रही तस्मान सी, ये है कोरल सी, ये गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये आराफुरा सी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहीं से ध्यान रखनी है। चलो, कौन को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे? ये रहा इंडियन ओशन, यहाँ रहेगा इंडियन ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रही तस्मान सी, ये कोरल सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, और सबसे ऊपर ऊपर आपको मिलेगी आराफुरा सी। बेटा एक बात और है जो आप लोगों को यहीं समझ लेनी चाहिए। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ से शुरू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ख़त्म किस लॉन्गिट्यूड पे हुआ है, ये होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी नहीं, थोड़ा सा और ऊपर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया किस लैटिट्यूड से स्टार्ट हुआ है और फिर किस लैटिट्यूड पे ख़त्म हुआ है। इसी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को मिला के बनेगी वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। आई बात समझ में? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगी और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगी। आई बात समझ में? ये क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। चलो, तो हम देखेंगे
ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, ये रही अर्थ, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर। तो पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है बच्चा? सदर्न हेमिस्फीयर में। पूरा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई पार्ट नहीं है। अब नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से शुरुआत है इसकी? तो ये किस लैटिट्यूड से शुरू होता है? 10th लैटिट्यूड से शुरू होता है। ये रही अर्थ, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। 0 से 1 2 3 4 5 करते जाएंगे आप, तो 10 डिग्री से स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 44 तक इसका एक्सटेंट रहेगा। 10 साउथ से स्टार्ट होके 44 साउथ तक इसका एक्सटेंट रहेगा। सपोज करो ये अगर 44 वाली लाइन है, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट होके यहाँ तक इसका एक्सटेंट रहेगा। तो स्टार्टिंग लैटिट्यूड ऑफ ऑस्ट्रेलिया 10 डिग्री साउथ, लास्ट लैटिट्यूड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और द एंडिंग लैटिट्यूड 44, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, 10 एंड 44। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फिर से देखो जरा, यहाँ पर ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो बोल रहे हैं कि 112 से स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से स्टार्ट होगा? 112 और खत्म कहाँ पर होगा? 154। कहाँ से शुरू है ऑस्ट्रेलिया? 112, खत्म कहाँ पर है? 154। टॉप में अगर मैं इसको छोटा कर दूं, चलो, तो यहाँ पर 10 डिग्री से स्टार्ट है, खत्म है 44 डिग्री पे। यहाँ पर ये स्टार्ट है बच्चा 112 से, यहाँ पर खत्म है 154 पर। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। फिर से एक बार देख लो, 10 से स्टार्ट है 44 पे खत्म है, 112 से स्टार्ट हो गया 154 पे खत्म है। और जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की, वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऐसे ही हमारे इंडिया को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पर ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और स्टूडेंट, मैं हमेशा देखती हूँ कि स्टूडेंट्स है ना, कैप्रिकन की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्या प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉन नहीं है बच्चा, कैप्रिकॉन। यहाँ पर आर भी आएगा, वो तो वाल पहले है तो हम आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो कैप्रिकॉर्न है वो, पर बोलते क्या है? कैप्रिकॉन। So students, tropic of Capricorn passes through almost through the middle of continent। जैसे हमारे इंडिया के मिडिल से गुजरती है, जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नाउ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भाई आज़ादी कब मिली? 1901 में। ये तो हमसे कितने ईयर पहले आज़ाद हो गया? 46 ईयर बैक, ठीक है। हम कब हुए? 1947 में। ये कब हो गया? 1901 में। तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है बेटा? 1901 में। कब मिली? 1 जनवरी 1901। ऑस्ट्रेलिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1 जनवरी 1901। आज ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं और 2 फेडरल टेरिटरीज हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में 2 फेडरल टेरिटरीज हैं। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं। आई बात समझ में? 6 स्टेट्स के नेम और फेडरल टेरिटरीज के नेम हम पढ़ेंगे अब। चलो, न्यू साउथ वेल्स, कैपिटल सिडनी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड। एडिलेड में आप लोगों ने जब क्रिकेट वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों ने एडिलेड बहुत बार सुना होगा, है ना। तस्मानिया, हॉबर्ट, विक्टोरिया, मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, नदर्न टेरिटरी, डार्विन, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, कैनबरा। अगर मैं बात करूं स्टेट बाउंड्रीज की ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइंस की तरह ही हैं, क्योंकि ये किसी भी नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन रेंज या रिवर को फॉलो नहीं करती। सिर्फ ये कहाँ पर है? विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, जहाँ पर माउंटेन रेंजेस या रिवर्स बाउंड्री बनाने में हेल्प करती है। अदरवाइज ऐसा कहीं पर भी नहीं है। स्ट्रेट बाउंड्रीज है, देखो इसमें दिखेंगे आपको, दिख रही है स्ट्रेट बाउंड्रीज दिखनी तो चाहिए आप लोगों को। ये देखो कितना स्ट्रेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर ये रहा सदर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर ये नदर्न टेरिटरीज, ये क्वींसलैंड,
ये न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल फीचर्स को रख के बाउंड्रीज नहीं बनाई गई हैं, जैसे हम मिठाई बर्फी काट देते हैं उस तरीके से काट दिया गया है। नाउ फिजिकल फीचर्स, चलो। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइटेड कोई माउंटेन नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप कोई वैली नहीं है, कोस्ट लाइन बहुत स्मूथ है ना। तो हम आइलैंड को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से सुनो, ऑस्ट्रेलिया में कोई हाईएस्ट माउंटेन पीक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है। जैसे हम इंडिया में देखें तो हमारे जो हिमालयाज हैं, ठीक है, 10 टॉप हाईएस्ट पीक हमारे एशिया के हिमालयन माउंटेन में है, जिसमें से कि एक इंडिया में है, एक नेपाल में है, एक चाइना में है, इस तरीके से फैली हुई है ना। पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई हाईएस्ट माउंटेन नहीं है, हाई माउंटेन नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप वैली नहीं है, बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है, कोस्ट लाइन बड़ी स्मूथ है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो: वेस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड एंड कोस्टल प्लेन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू को, और ये पढ़ने के पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगी कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि फिजिकल फीचर्स को जब हम पढ़ेंगे तो फिर आप लोग समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। तो पहले मैप में देखेंगे। देखो, पहले हम वेस्टर्न प्लेट्यू देखते हैं। वेस्टर्न प्लेट्यू कहाँ है बच्चा? ये जो एरिया है, ये किसका एरिया है? वेस्टर्न प्लेट्यू का, ठीक है। ये ईस्ट है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमें वेस्ट में मिल रहे हैं वेस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न हाईलैंड, तो बच्चा ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट है। फिर सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। तो देखो, वेस्ट में वेस्टर्न प्लेट्यू, ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड, तो सेंटर में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड से कि सेंट्रल लोलैंड से? सॉरी, सेंट्रल लोलैंड्स। वेस्ट में वेस्टर्न प्लेट्यूज, ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड, सेंटर में सेंट्रल लोलैंड है। मैंने पहले हाईलैंड बोला, गलत है, सेंट्रल लोलैंड है। और फिर कोस्टल प्लेन देखेंगे। तो अब देखो जरा मैं आपको साफ सुथरा करते हैं। ये है कोस्टल प्लेन्स, ये रहे कोस्टल प्लेन, ये रहा कोस्टल प्लेन। आगे बात समझ में, कोस्ट पे जो प्लेन है उसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो ये रहे कोस्टल प्लेन, ये रहे कोस्टल प्लेन और ये भी है हमारे कोस्टल प्लेन। और ये एरिया कौन सा है? सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट, अब अगर हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग हम करेंगे बच्चा वेस्टर्न प्लेट्यू से ही, हम ऐसे ही चल रहे हैं, यहाँ से चलना चालू कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू। तो जो वेस्टर्न प्लेट्यू हैं वो स्प्रेड है अक्रॉस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको वेस्टर्न प्लेट्यू मिलेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, नदर्न टेरिटरीज में पूरी तरह फैले हुए हैं हमारे वेस्टर्न प्लेट्यू। ये हार्ड रॉक से बने हुए हैं। इसके अंदर आता है किम्बरले प्लेट्यू, जो कि है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कहाँ पर है किम्बरले प्लेट्यू? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है हमारे किम्बरले प्लेट्यू और ये हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है किम्बरले और ये हाईएस्ट पार्ट है, हाइट इसकी अच्छी खासी है। फिर अगर यहाँ पर प्रेजेंट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स, मुसग्रेव, हैम्सले, राइस, ये जनरल लेवल से, जो वेस्टर्न प्लेट्यू है उसका जो लेवल है उससे थोड़ा सा हाइटेड है। क्या? मैकडॉनल्ड्स, मुसग्रेव, हैम्सले। आई बात समझ में? थोड़ी माउंटेन रेंजेस भी है यहाँ पर, जैसे मैकडॉनल्ड्स, मुसग्रेव, हैम्सले, इनका जो लेवल है वो वेस्टर्न प्लेट्यू के लेवल से थोड़ा सा हाइटेड है। उसके बाद यहाँ पर डेजर्ट्स में मिलेंगे। तो कौन कौन से डेजर्ट है बेटा? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न प्लेट्यू। तो ये रहा वेस्टर्न प्लेट्यू। तो वेस्टर्न प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में, ये ईस्ट रहा ना, ईस्टर्न साइड में मिलेंगे आपको सारे के सारे डेजर्ट्स, ठीक, कोई बात। अब ईस्टर्न हाईलैंड पढ़ें। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न हाईलैंड्स को, ठीक है। मैंने अभी बोला था कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएंगे, पर ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं, सीधे हम कहाँ पर आ गए हैं। अभी हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया जिसमें डेजर्ट पढ़े और माउंटेन रेंजेस पढ़ी। अब हम लोग आ रहे हैं ईस्टर्न हाईलैंड पे, ठीक है।
अब बेटा ये जो ईस्टर्न हाईलैंड है ये पैरेलल रन करते हैं ईस्टर्न और सदर्न ईस्टर्न कोस्ट के। देखो 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 देखो, ये रहा हमारा कोस्ट, तो कोस्ट के पैरेलल ही रन कर रहे हैं, दिख रहा है ना। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये रहे हमारे कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल ही रन कर रहे हैं हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स। एम आई क्लियर है? चलो, और साउथ में भी, कहाँ पर भी, साउथ में भी देखो, ये साउथ रहा, तो यहाँ पर ये रहे कोस्टल प्लेन और ये रहे ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ईस्ट में भी और साउथ में भी ये पैरेलल ही रन कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स के साथ, या कोस्टल एरिया के साथ, या कोस्ट के साथ। चलो, तो ईस्टर्न हाईलैंड है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है ईस्टर्न और सदर्न ईस्टर्न कोस्ट के। ये केप यॉर्क पेनिनसुला जो नॉर्थ में है वहाँ से तस्मानिया तक जाते हैं। सबसे टॉप में हमें मिलेगा केप यॉर्क और सबसे डाउन में मिलेगा हमें तस्मानिया। चलो, ये जो लॉन्ग आर्क है इस तरीके का बना हुआ है हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। सो स्टूडेंट, केप यॉर्क से चालू होके साउथ में तस्मानिया पे खत्म होता है। ये जो लॉन्ग आर्क है, आर्क की तरह बना हुआ, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसे ही हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस लॉन्ग आर्क शेप्ड माउंटेन रेंज इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब बेटा जहाँ पर साउथ ईस्टर्न कॉर्नर है ईस्टर्न हाईलैंड का, वहीं पर आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। अभी एक बार एल्प्स हम लोगों ने यूरोप में पढ़े थे, अब ये जो एल्प्स हैं ये हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। विच रिमेन्स अंडर स्नो कवर ड्यूरिंग विंटर। जब ठंडी आती है तो ये जो ऑस्ट्रेलियन कवर है इनके ऊपर बर्फ जमी होती है। जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की वो है माउंट कुजियोस्को, वो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ही है। जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है उनके ईस्टर्न स्लोप्स है ईस्टर्न साइड पे बच्चा कैसे है, स्टीप स्लोप है, और जेंटल स्लोप है वेस्टर्न साइड पे। आई बात समझ में? यहाँ पर तुम्हें ईस्टर्न स्लोप्स मतलब स्टीप स्लोप्स मिलेंगे और यहाँ पर जेंटल स्लोप मिलेंगे। ईस्टर्न हाईलैंड के स्टीप स्लोप्स मिलेंगे आपको ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में मिलेंगे जेंटल स्लोप। इस तरीके का मिलता है, ठीक है। और बेटा यहाँ से बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिनेशन भी है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ऑस्ट्रेलिया ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं बहुत सारी रिवर, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, कोई बात। अब हम कौन कौन से पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने डेजर्ट और माउंटेन्स पढ़े थे। हम इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखी, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स देखे, माउंट कुजियोस को देखा। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो, तो जो सेंट्रल लोलैंड है, पहला फीचर तो यही हो गया। ये किस किस के बीच में है? ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न हाईलैंड एंड वेस्टर्न प्लेट्यू। तो ये रहा वेस्टर्न प्लेट्यू, ये रहे ईस्टर्न हाईलैंड, और इनके बीच में है भैया हमारा सेंट्रल लोलैंड। चलो, फिर स्ट्रेच फ्रॉम गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इन द नॉर्थ में मिलेगी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। टू एनकाउंटर बे इन द साउथ, और साउथ में क्या मिलेगी? एक बे मिलेगी। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इन द नॉर्थ, टू एनकाउंटर बे इन द साउथ, ठीक है। ये है बेटा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। द सेंट्रल लोलैंड हैव 3 शैलो ड्रेनेज बेसिन। इस सेंट्रल लोलैंड में 3 आपको ड्रेनेज बेसिन मिलेंगे। पहला मिलेगा कारपेंट्रिया लोलैंड। जो कारपेंट्रिया लोलैंड है वो नदर्न पार्ट में लोकेटेड है, सेंट्रल लोलैंड के नॉर्थ पार्ट में। अगर ये रहा सेंट्रल लोलैंड तो इसके नॉर्थ पार्ट में क्या है? कारपेंटेरिया है। ये इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिशियन बेसिन इन द वर्ल्ड, और आर्टिशियन बेसिन में ये सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है। अगर हम आर्टिशियन बेसिन्स की बात करें तो ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है क्या? कारपेंट्रिया। अब यहाँ पे मैम ने बोल दिया आर्टिशियन बेसिन पर। ये आर्टिशियन बेसिन होता क्या है बेटा? तो आर्टिशियन बेसिन एक लो लाइंग रीजन होता है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर क्रैम्ड हो जाता है अंडर प्रेशर फ्रॉम सराउंडिंग लेयर ऑफ रॉक्स। आसपास की जो रॉक्स होती है, अच्छा हम इसके ऊपर अभी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिशियन बेसिन एक एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है बच्चा? पानी जमा कर जाता है और फिर प्रेशर के कारण वो ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाता है। A lake
बेसिन, तो जो लेक एयर बेसिन है वो मिडिल पार्ट में है सेंट्रल लोलैंड के मिडिल पार्ट में मिलेगा आपको लेक एयर बेसिन। ये लोएस्ट रीजन है कॉन्टिनेंट का। अगर पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट का लोएस्ट रीजन कौन सा है तो क्या बोलोगे, लेक एयर रीजन। और एंड इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज का ये एरिया है, इनलैंड ड्रेनेज का एरिया है आपका लेक एयर बेसिन। मुरे डार्लिंग बेसिन की अगर हम बात करें तो जो मुरे डार्लिंग बेसिन है ये सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, सेंट्रल लोलैंड के साउथ में मिलेगा आपको मुरे डार्लिंग बेसिन। ये बहुत ही फर्टाइल पार्ट है पूरे ऑस्ट्रेलिया का। चलो अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन मैंने आपको दिखाया, कुछ कोस्टल प्लेन यहाँ पर हैं, कुछ कोस्टल प्लेन यहाँ पर हैं, कुछ कोस्टल प्लेन यहाँ पर हैं, ठीक है। चलो तो जो कोस्टल प्लेन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट में, ये रही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके ईस्ट में मिलेंगे आपको क्या, कोस्टल प्लेन। ये एक नैरो स्ट्रेच है लैंड का, बहुत ही पतला पार्ट है, जैसे हमारे इंडिया के ये कोस्टल प्लेन है ना, ऐसे ही हमारा जो मुंबई है पूरा कोस्टल प्लेन पे लोकेटेड है, वैसे ही बहुत सारी स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ईस्टर्न स्लोप्स पे ओरिजिनेट होती हैं, ईस्टर्न हाईलैंड के और कोस्टल प्लेन पे बहती चली जाती हैं। नुलारबोर प्लेन्स एक और कोस्टल प्लेन है जो सदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे है, ठीक है। नुलारबोर प्लेन्स कहाँ पर मिलेंगे आपको बच्चों, सदर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट पे मिलेंगे आपको नुलारबोर प्लेन्स, जो कि एक वास्ट ट्री लेस प्लेन है, ट्री नहीं है, सिर्फ प्लेन ही प्लेन अवेलेबल है। अब रिफ्ट वैली देखते हैं। रिवर वैली देखेंगे बच्चा तो हमने जो 4 फिजिकल फीचर पढ़े जिसमें सेंट्रल लोलैंड था, ईस्टर्न हाईलैंड थे, वेस्टर्न प्लाट्यू थे, है ना, और एक और क्या चीज़ छोड़ दी मैंने, कोस्टल प्लेन्स, है ना। चलो तो इसके अलावा बच्चा हमें क्या भी पढ़ना है, रिफ्ट वैली, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ रिफ्ट वैली इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक रिफ्ट वैली है जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। मतलब फिर से देखो ये ईस्ट है बच्चा, ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजों को हमेशा लर्न ही करना पड़ेगा आपको, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगी रिफ्ट वैली। द स्पेंसर गल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, जो स्पेंसर गल्फ है रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। अब रिफ्ट वैली कैसे बनती है जरा ये देखना, कई बार क्या होता है, ड्यू टू फॉल्टिंग इन द लैंड मास में जो फॉल्टिंग होती है उसकी वजह से ये जो नीचे वाला एरिया है, सॉरी बीच वाला जो एरिया है ये था, इसमें फॉल्टिंग हुई, तो जो बीच वाला एरिया है ना वो अंदर की तरफ शिंक कर गया और ये एरियाज अपनी जगह पर ही रहे। ये वाला जो एरिया था नीचे शिंक कर गया, ये एरिया अपनी जगह पे गए। तो यहाँ पर अगर कोई रिवर वगैरह बहने लगे, ये क्या है बच्चा, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब लो लाइंग एरिया है तो पानी तो यहाँ पर बहेगा और ये क्या होगी, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द ग्रेट आर्टिशन बेसिन, जिसको हमने वहां पर सिर्फ मीनिंग देके छोड़ दिया था, ठीक है। चलो पानी की शॉर्टेज हमेशा रही है सेंट्रल लोलैंड में, देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सेंट्रल लोलैंड, स्पेशली कहाँ पर बच्चा, क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस रीजन में, भगवान ने पानी बारिश के फॉर्म में कम दिया है, तो एक कुछ अच्छी चीज यहाँ पर दे दी है, वो है ग्रेट आर्टिशन बेसिन वेयर वाटर इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड, जहाँ पानी आपको मिल जाएगा जमीन के अंदर। जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है वो एक्वीफायर है बिटवीन 2 लेयर ऑफ हार्ड नॉन पोरस रॉक, ये भी नॉन पोरस रॉक है, ये भी नॉन पोरस रॉक है, और इनके बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है बात। एक्वीफर जो ओपन एंड होता है एक्वीफर का, वो कहाँ पर है, ईस्टर्न हाईलैंड में, वेयर देयर इज इनफ रेनफॉल, ईस्टर्न हाईलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहीं पर इस एक्वीफायर का ओपन एंड है। जैसे ये देखो, ये एक्वीफायर हो गया, यहाँ पर नॉन पोरस रॉक है, यहाँ पर भी नॉन पोरस रॉक है। अब यहाँ पर ओपन एंड है, कहाँ पर, ईस्टर्न हाईलैंड में बहुत सारी बारिश हो रही है, तो पानी इससे अंदर जा रहा है, पानी यहाँ जमा होता जा रहा है, ना ही तो इसके नीचे जा सकता है ना ही तो ऊपर आ सकता है। अब क्या कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है वो देखते हैं। जो
रेन वाटर है ईस्टर्न हाईलैंड से फ्लो वेस्टवर्ड एंड कलेक्ट अंडर द सरफेस, सरफेस के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ड्रे सेंट्रल लो लैंड के अंदर आपको बहुत सारा पानी कलेक्टेड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ओपन लैंड है वो कहाँ पर है? ईस्टर्न हाईलैंड में, और ईस्टर्न हाईलैंड में बारिश होती है बहुत। Deep wells are dug in the hard upper layer to reach the water bearing layer। अब अगर बच्चा देखो, ये नॉन पोरस लेयर है, ये फिर नॉन पोरस लेयर है, पानी यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ से डिग करना चालू करें, अर्थ को खुदाई चालू करें, जब आपको यहाँ जाके पानी मिलेगा। तो डीप वेल्स आर डग, बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं हार्ड अपर लेयर में, कहाँ तक पहुँचने के लिए? पानी तक पहुँचने के लिए। चलो, तो ये रही इम्परवियस शेल, मतलब नॉन पोरस रॉक। ये भी है नॉन पोरस रॉक। ये इस आर्टिशियन बेसिन का ओपन एंड है, जहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, पानी यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। फिर आप एक वेल खोदें इस रॉक को पेनिट्रेट करते हुए, तो यहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ पर पानी मिल जाएगा। इस पानी जहाँ पर है इसको बोलते हैं एक्वेफर। चलो चलो चलो, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण ये पानी अपने आप ऊपर की तरफ आने लगता है। देखो फिर से सुनो, वेरी हाई वाटर प्रेशर फोर्सेस द ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अंडरग्राउंड वाटर को फोर्स करेगा फ्रॉम द एक्वीफायर टू गश अप ऑन द सरफेस, वो अपने आप ये प्रेशर से अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। फ्रॉम द वेल, कुएं से, बिना पंप को यूज किए। पंप को यूज नहीं भी करोगे तब भी पानी आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, पानी का कलेक्शन इतना ज्यादा हो गया। सच वेल्स आर कॉल्ड आर्टिशियन वेल, और ऐसे ही वेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आर्टिशियन वेल। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा पानी आर्टिशियन वेल से ही आता है, और इस आर्टिशियन वेल से जो पानी आता है उसको हम कैटल के लिए, शिप के लिए यूज कर लेते हैं। कुछ वाटर को डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए टाउन्स में दे दिया जाता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर इरीगेशन एज इट कंटेन डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट, इसको इरीगेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते इरीगेशन के लिए इसको यूज़? क्योंकि इसमें मिनरल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, इसलिए आप इसको इरीगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ यहीं पर। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।